अमीर बेटी का फैशन डिजाइनर वर्सेस गरीब बेटी का दर्जी ससुराल। ये देखो, मैं बाजार से सूट का कपड़ा लेकर आई हूँ। अब ये सूट पहनकर तुम दोनों अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर चले जाना। माँ, ये सूट तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। चुप करो सोनाक्षी, ये सूट तुम्हें किस एंगल से अच्छा लग रहा है? और माँ, आप ये 2 कौड़ी का सस्ता सूट बाजार से उठाकर कैसे ला सकती हैं? मुझे नहीं पहनना आपका लाया हुआ ये सूट। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपने लिए एक अच्छे से दुकान से डिजाइनर ड्रेस लेकर आऊंगी। अरे जागृति बेटी, तू जानती तो है कि मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं महंगे कपड़े खरीद कर तुम्हें पहना सकूं। अरे माँ, कमाई नहीं है तो कमाई बढ़ाइए ना, 2 वक्त के बर्तन ज्यादा धोइए। दीदी, आप कैसे जिद कर सकती है माँ से, ये जानते हुए भी कि इतनी उम्र में अब माँ से काम नहीं हो पाता। चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी तरह महान बनने की आदत नहीं है। अब वैशाली अपनी मालकिन से पैसे उधार लेकर जागृति को डिजाइनर ड्रेस लाकर देती है। कुछ दिन बाद दोनों ही बहन बर्थडे पार्टी में आती हैं। ओह वाह जागृति, तुम्हारी ड्रेस तो काफी कमाल की लग रही है। कहाँ से लिया? ये डिजाइनर गाउन मैंने मॉल से लिया है। अच्छा सोनाक्षी, तुम इतना सिंपल सा सूट क्यों पहन कर आई हो? तुम्हें भी अपनी बहन की तरह डिजाइनर कपड़े पहनने चाहिए थे ना। वो इसलिए दीपिका, क्योंकि मुझे डिजाइनर कपड़ों से ज्यादा अपनी माँ की पसंद के कपड़े पहनना पसंद है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और एक दिन वैशाली अपनी बेटियों से कहती है, तुम दोनों बहन अब जवान हो गई हो और मैं सोच रही हूँ कि अब तुम दोनों के हाथ पीले कर दूं। रिश्तेदारों ने एक रिश्ता बताया है जो हमारे ही तरह गरीब है और लेकिन काफी अच्छे लोग हैं। माँ, अगर आपको पसंद है तो सब ठीक ही होगा। रुकिए माँ, आपको बता दूं कि मैं किसी गरीब परिवार में शादी नहीं करूंगी। मुझे एक ऐसा परिवार चाहिए जो अमीर और फैशन डिजाइनर हो, जहाँ जाकर मैं डिजाइनर कपड़े पहन सकूं। बेटी जागृति, मेरी जो जमा पूंजी है उतने पैसे में तो तुम दोनों बहन की शादी करना चाहती हो, और जिस तरह की तू अपनी मांग रख रही है उस तरह की शादी करने में तो मेरे सारे पैसे तेरी शादी में ही खर्च हो जाएंगे। फिर मैं तेरी छोटी बहन की शादी कैसे करूंगी? कोई बात नहीं माँ, आप पहले दीदी की शादी कर दीजिए। मैं किसी ऐसे गरीब परिवार में शादी कर लूंगी जिनकी कोई मांग नहीं होगी। अब वैशाली अपनी जमा पूंजी से जागृति की शादी एक अमीर फैशन डिजाइनर परिवार में करवाती है। जागृति शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। वैसे बहू, तेरी माँ तो बहुत अच्छे से जानती थी कि तेरी शादी एक फैशन डिजाइनर परिवार में हो रही है। उसके बाद भी तेरी माँ ने तुझे ये 2 कौड़ी का लहंगा खरीद के दिया है शादी पर। नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं है, ये लहंगा भी काफी डिजाइनर और एक्सपेंसिव है। तो जैसी गरीब के लिए एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि तूने अब तक फैशन डिजाइनर के कपड़े देखे ही कहाँ होंगे। जागृति का अपने ससुराल में पहला दिन ही तानों से शुरू होता है और इस दिन के बाद से आए दिन उसे अपनी सास के मुंह से ताने ही सुनने को मिलते थे। कुछ वक्त बाद अब जागृति की छोटी बहन सोनाक्षी की एक गरीब दर्जी परिवार में शादी होती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। शुक्रिया माँ जी। अगले दिन सुबह सोनाक्षी की दर्जी सास, बहू ये लो, ये सुंदर सा फ्रॉक मैंने तुम्हारे लिए सिला है, तुम इसे पहन लो, फिर हम दोनों एक साथ मार्केट चलेंगे। मार्केट जाने के लिए इतना खूबसूरत ड्रेस मैं अभी पहन कर आती हूँ। अब सोनाक्षी अपने दर्जी सास का दिया हुआ एक खूबसूरत सा फ्रॉक पहनकर अपने सास के साथ बाजार आती है। बहू ये देख, ये सिल्क का कपड़ा कैसा लग रहा है? माँ, ये तो बहुत खूबसूरत और मुलायम है। हाँ बहू, तुम्हें पसंद है तो मैं यही कपड़ा खरीद लेती हूँ। अब मैं इसी से तुम्हारे लिए एक सुंदर सी ड्रेस सिल लूंगी। कुछ देर बाद सोनाक्षी बाजार से अपनी सास के साथ घर आ रही होती है, जहाँ दूसरी तरफ से उसकी अमीर बहन जागृति स्कूटी से वहाँ से गुजर रही होती है। जागृति की नजर अपनी बहन सोनाक्षी पर जाती है। अरे ये तो मेरी बहन सोनाक्षी है। सोनाक्षी, हेलो सोनाक्षी। अरे दीदी आप? हाँ मैं। तू यहाँ क्या कर रही है? वो दीदी, यहीं दाईं तरफ मेरा ससुराल है। अरे वाह, मैं भी तो यहीं रहती हूँ। वैसे तूने तो बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी है सोनाक्षी। तेरे हस्बैंड क्या फैशन डिजाइनर है? अरे नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड फैशन डिजाइनर नहीं है, बल्कि मेरी सास वो दर्जी है ना, और उन्होंने ही मेरे लिए खूबसूरत ड्रेस सिली है। वैसे दीदी, आपकी ड्रेस भी बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ हाँ, लगेगी क्यों नहीं, आखिर मेरे ससुराल वाले फैशन डिजाइनर जो है। अच्छा रुक, मैं स्कूटी पार्किंग में लगा कर आती हूँ, फिर हम साथ में ही चलते हैं। अब दोनों ही बहन एक साथ घर जाती हैं, जहां जागृति की सास दरवाजा खोलते ही उसे भला बुरा कहने लगती है।
तो जैसी गरीब लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इस डिजाइनर कपड़ों को पहनने की? अभी के अभी इसे उतार, नहीं तो तेरा मैं जीना मुश्किल कर दूंगी। जी 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 माँ जी, मैं अभी उतार कर लाती हूँ। अपने घर की चौखट पर खड़ी सोनाक्षी ये सब देख लेती है कि मेरी बहन की सास उस पर इतना चिल्ला क्यों रही थी। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और सोसाइटी की औरतों के साथ सोनाक्षी और जागृति का किटी पार्टी का प्लान बनता है। माँ जी, मुझे कल किट्टी पार्टी में जाना है, मैं कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊँ? अरे बहू, मैंने सिली है ना एक बहुत खूबसूरत ड्रेस तेरे लिए, तू वही पहन कर जाना। मम्मी जी, मुझे किट्टी पार्टी में जाने के लिए एक डिजाइनर ड्रेस चाहिए थी। तो जैसी गरीब को मैं कपड़े डिजाइन करके दूंगी, तूने सोच भी कैसे लिया? अरे तुझे कपड़े देने से तो मुझे मिलेगा क्या? मैं डिजाइनर कपड़े सिर्फ कस्टमर के लिए रेडी करती हूँ, जिनसे मुझे लाखों रुपए मिलते हैं। कुछ दिन बाद दोनों बहन किटी पार्टी में आती हैं। ओह गॉड सोनाक्षी, तेरी वन पीस गाउन ड्रेस तो बहुत ही गॉर्जियस लग रही है। हाँ सचमुच किटी पार्टी में तो सोनाक्षी ही सोनाक्षी छा रही है बस। वैसे जागृति, तेरी बहन एक दर्जी ससुराल से होने के बाद भी इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई है किटी पार्टी में, और तू इतनी सिंपल कपड़े में क्यों आई है? जबकि तेरे ससुराल वाले तो एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर है। अरे वो बस इसलिए क्योंकि मेरी डिजाइनर ड्रेस रेडी नहीं हुई थी, इसलिए मैं सिंपल कपड़ों में आई। मेरी गरीब बहन के दर्जी ससुराल वाले उससे कितना प्यार करते हैं, उसके लिए कितनी खूबसूरत ड्रेस बनाई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दीदी किसी बात से उदास है। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और वैशाली अपनी बेटियों से मिलने आती है। अरे माँ, आप यहाँ ऐसे कपड़ों में कैसे आ सकती हैं? आपको पता तो है कि मैं एक फैशन डिजाइनर परिवार की बहू हूँ। अगर मेरी सास ने देख लिया आपको ऐसे तो वाहियात कपड़ों में, तो वो आपके साथ साथ मुझे भी सुनाएगी। आप जाइए यहाँ से, निकलिए फटाफट। अरे बेटी, मुझसे बात तो कर ले, मैं तुझसे मिलने आई हूँ और तू मुझे भगा रही है। अरे माँ, आप जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना जाइए। अब वैशाली को अपनी अमीर बेटी का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपनी गरीब बेटी के ससुराल पहुँचती है। अरे माँ, आप आइए ना, बैठिए, मैं भी कुछ खाने को लाती हूँ। सोनाक्षी बेटी, तेरे कपड़े तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ माँ जी, माँ जी ने सिला है अपने हाथों से मेरे लिए। समधन जी बहुत ख्याल रखती है मेरी बेटी का, मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हुई है। अब कुछ देर बाद वैशाली बेटी से मिलकर जाने लगती है। जी रुकिए, हमारे यहाँ मेहमान को खाली हाथ नहीं भेजते। ये लीजिए, आप ये साड़ी रखिए, ये मैंने अपने हाथ से तैयार की है। शुक्रिया समधन जी। दूर खड़ी जागृति ये सब देखकर, अपनी फैशन डिजाइनर ससुराल वालों की वजह से मैं अपनी गरीब माँ से भी नहीं मिल पाई। मिस यू मम्मी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जागृति चुपके अपनी सास के बने डिजाइनर ड्रेस को पहनकर देख रही होती है कि तभी अचानक से वो डिजाइनर ड्रेस साइड से फट जाती है। ओह गॉड, ये क्या, ड्रेस तो फट गई। अगर मम्मी जी ने देख लिया तो मुझसे बता जाएगी। इतने में वहाँ आती सरोजनी ये सब कुछ देख लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस डिजाइनर ड्रेस को पहनने की? ऊपर से तुमने इसे फाड़ भी दिया, अब इसकी भरपाई क्या तेरी गरीब माँ करेगी? करोड़ों का नुकसान कर दिया तूने मेरी क्लाइंट का और मेरा भी। जागृति और उसकी सास की चिल्लम चिल्ली बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी आवाज साफ साफ सोनाक्षी के घर तक आ रही थी। सोनाक्षी भागकर वहां जाती है जहां सरोजनी अपनी बहू पर हाथ ही उठाने जा रही होती है। रुकिए सरोजनी जी, आपकी डिजाइनर ड्रेस जो खराब हुई है उसकी भरपाई मैं करूंगी। मेरी दर्जी सास भी बहुत खूबसूरत कपड़े डिजाइन करती है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अपनी दर्जी सास का कंपेयर मुझ फैशन डिजाइनर से कर रही हो। मेरे क्लाइंट को तुम्हारी दर्जी सास का सिला हुआ कपड़ा पसंद आएगा? तुम्हें ऐसा लगता है? एक बार आप देख तो लीजिए, मेरी दर्जी सास सच में बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। सरोजनी अब सोनाक्षी को घर लाती है और ड्रेस देखती है जो काफी खूबसूरत होती है। ड्रेस ठीक है, पर इसे मुझे अपने तरीके से डिजाइन कराना होगा। अब सरोजनी सोनाक्षी के सास के सिले हुए कपड़े को अच्छे से डिजाइन करके क्लाइंट को देती है और क्लाइंट को वो ड्रेस बहुत पसंद आती है। आपके हाथ से डिजाइन हुई ये ड्रेस काफी खूबसूरत लग रही है। ये पकड़िए 1 करोड़। थैंक यू सो मच। अब सरोजनी की ड्रेस कस्टमर को पसंद आ जाती है और इस खुशी में वो अपनी बहू की गलतियों को भी माफ कर देती है और फिर वो अपनी बहू के साथ भी प्यार से रहने लगती है। बारिश में जादुई भुट्टा गांव। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव मोहनगंज। ये देखने में बहुत ही सुंदर जगह थी, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन था, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ खेती पर निर्भर थे, भुट्टे की खेती।
भुट्टा छोड़ यहाँ किसी भी फसल की पैदावार नहीं होती थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरह भुट्टे की खेती पर निर्भर थी। राम मनोहर और श्याम भाई, आज तड़के सुबह भुट्टा बेचने जा रहे हो? अरे भाई, सीजन है ना, आजकल मंडी में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं भुट्टा बेचने और खरीदने। जल्दी जाऊंगा तो माल अच्छे दाम पर जल्दी में बिक जाएगा। आपको तो पता ही है, पूरा साल इसी कमाई से गुजारा करना है। तुम्हारा सही है, अब की तो मेरी पूरी फसल में कीड़े लग गए, अच्छे दाम मिले ही नहीं। जाने कैसे बीतेगा मेरा ये साल। बच्चे की पढ़ाई, माँ की दवाई, बीवी की डिलीवरी, सबका बोझ है सिर पर, और कमाई एक आना भी नहीं है। चिंता मत करो भाई, अभी सीजन शुरू ही हुआ है, मेहनत करते रहो, सब हो जाएगा। जिसके बाद राम मनोहर और श्याम भुट्टा बेचने शहर की ओर चले जाते हैं और भुट्टे भी अच्छे दाम पर बिक जाते हैं। ऐसे ही कमाई होती रही तो ये साल अच्छा बीतेगा। हाँ भाई, चलो अब घर को जाते हैं, बड़ी भूख लगी है। फिर दोनों भाई घर आ जाते हैं और ऐसे ही गांव का हर किसान बारिश के मौसम में भुट्टे की खेती करके उसे बेचता और उससे जो पैसे मिलते पूरे साल उसी से गुजारा करता। फसल अच्छी रही तो साल आसानी से बीत जाता, वरना एक वक्त ऐसा आ जाता कि घर में खाना, दवाई, पढ़ाई, हर चीज की भूखमरी आ जाती। नमिता, जो कि अभी अभी शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव आई थी, बचपन में ही शहर चले जाने के कारण उसे गांव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अरे सोना काकी, ये क्या, बच्चों को सारा दिन घर और खेत में काम में लगाए रहती हो? काका, आप तो कुछ कहा करो, बच्चों को स्कूल भेजो पढ़ने के लिए। देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप लोग बच्चों को ना पढ़ाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नमिता बेटी, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे तुम्हारी तरह पढ़ लिख कर अच्छे और सक्षम इंसान बने, लेकिन गांव में एक स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं? हमारी इतनी आमदनी नहीं कि बच्चों को शहर भेज कर पढ़ा पाए। एक सीजन के भुट्टे की खेती से तो बड़ी मुश्किल से घर चलता है। और ये केवल हमारे घर का हाल नहीं है बेटी, पूरा गांव इससे जूझ रहा है। खैर, ये सीजन भी ऐसे ही बीत जाता है। किसी को फसल के अच्छे दाम मिल जाते हैं तो किसी को बस थोड़ा बहुत ही मुनाफा। जिसके घर में खाने को ना होता, पड़ोसी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते। देखते ही देखते साल बीत गया। ऐसे ही एक दिन राकेश खेतों में हल चला रहा था। देखना राम मनोहर भैया, अब की बार फसल गैर साल से अच्छी हो, और बस अगर 3-4 साल ऐसे ही मुनाफा हुआ तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। अरे सही कह रहे हो भाई, गैर साल के फसल के कारण ये साल अच्छा बीता, आपका भी ऐसा ही हो। ऐसे ही सभी किसान अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। कुछ समय बीतता है और फसल अच्छी उग रही होती है। सभी इस बार काफी खुश थे कि अब की फसल होगी तो उनकी परेशानी और हद तक शायद सुधर जाएगी। अजी, आपकी फसल अच्छी होगी तो मुनिया का एडमिशन शहर में करवाएंगे। हाँ भाग्यवान, करवा देंगे, साथ ही तुम्हारे लिए सोने का मंगलसूत्र भी ले आएंगे। नहीं जी, ठीक है, ऐसे ही। ऐसे कैसे? मुझे याद है जब जमीन लाला से छुड़वानी थी तब तुमने अपने गहने बेचकर पैसे दिए थे। आज उसी की बदौलत हमारी परिस्थिति इतनी तो है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है। चलो अब खेत जाता हूँ मैं। फिर राहुल खेत की ओर निकल जाता है। गांव वालों के मन में अब की अच्छी फसल की बहुत आशा थी, लेकिन गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होने के कारण अचानक से तेज वर्षा शुरू हो जाती है और लगातार 4 दिन तक तेज बिजली गरजती और आंधी के साथ तेज बारिश रुकने का नाम नहीं लेती, जिस कारण किसानों की सारी भुट्टे की फसल बर्बाद हो जाती है। अरे अब की बार फसल सत्यानाश हो गई। सोचा था इस बार बीवी को अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, क्या होगा अब हम दोनों का? अब की तो दाने दाने को मोहताज होने वाले हैं हम। ऐसे गांव का हर इंसान का हाल था। बारिश के कारण फसल बर्बाद होने की वजह से सभी बहुत दुखी थे। फसल न होने के कारण इस साल लोगों की आमदनी शून्य थी। जैसे तैसे लोग सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। समय के साथ लोगों की तकलीफ बढ़ती जा रही थी और एक समय गांव में ऐसा आ गया कि गांव में भूखमरी आ गई। लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं, जिसके यहाँ है तो उनके यहाँ चोरी चकारी और लूट मार शुरू हो चुका था। लोग कुदरत के अत्याचार के साथ साथ इंसानी अत्याचार से भी अब परेशान हो गए थे। अजी, हम कब तक ऐसे जिएंगे? अब तो बच्चों को पानी पिलाकर सुला रही हूँ। अगली फसल में अभी भी समय है, अब कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। जिसके बाद राकेश और गांव के सभी बाकी लोग मिलकर सरपंच के पास आते हैं और बैठक करते हैं। अरे सरपंच जी, गांव के हाल से तो आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। पहले सिर्फ खाने की दिक्कत थी, अब खाना न होने के कारण लोगों के घरों में लूटपाट भी शुरू हो चुकी है। हमारे जानवर धीरे धीरे मर रहे हैं।
एक फसल खराब होने के कारण इंसान और इंसानियत दोनों खत्म हो रही हैं। अब आप ही कोई उपाय निकालिए। ऐसा क्या किया जाए कि गांव के हर इंसान का भला हो पाए और गांव का विकास हो पाए। सरपंच जी, हम आपको सबको तो अब ऐसा लगता है कि गांव छोड़कर हमें शहर चले जाना चाहिए। दिहाड़ी मजदूरी करके इतना तो कमा ही लेंगे कि भूखा नंगा न रहना पड़े। बच्चों का भी भविष्य सुधर जाएगा वहां। आप लोग ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों की वजह से ही तो गांव की सभ्यता बची हुई है। अगर आप लोग शहर चले गए तो गांव का क्या होगा? और गांव में ऐसे अगर हमारा जीवन बीतेगा तो हमारा क्या होगा सरपंच जी? सरपंच जी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौन हो जाते हैं और कुछ समय बाद लगता है अब वो समय आ चुका है। अरे कैसा समय सरपंच जी? इस गांव में भुट्टे की खेती के पीछे सालों पुराना रहस्यमय राज है और एक वरदान भी जिससे हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। वो क्या है पापा? गांव की पुरानी पहाड़ी में एक गुफा है जहां भुट्टानाथ बाबा का मंदिर है। जब सालों पहले गांव में विपदा आई थी, उन्होंने इस गांव में भुट्टे की खेती का वरदान दिया था और कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब भुट्टों के कारण ही गांव की तरक्की होगी। लेकिन सरपंच जी, तरक्की तो हुई ही नहीं। न गांव तक आने की कोई सड़क है, न ही कोई स्कूल या अस्पताल। हाँ, ऊपर से इतनी परेशानियां सो अलग, हम गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। अब इस वरदान का राज भुट्टानाथ बाबा के मंदिर में ही मिलेगा। जिसके बाद सभी गांव वाले भुट्टानाथ बाबा के मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। तेज आंधी तूफान, बारिश और कांटों भरी झाड़ियों से बचते हुए बड़ी ही मुश्किल भरे रास्ते को पार करके सभी भुट्टानाथ बाबा के मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर हजारों साल पुराना होता है। मुझे पता था तुम लोग यहाँ जरूर आओगे। गांव के कल्याण का समय आ गया है। गांव का कल्याण जरूर होगा, लेकिन मन में कभी भी लालच मत लाना। लालच का अंत बुरा होता है। जिसके बाद भुट्टानाथ बाबा के चरणों में सोने के दाने जैसी कोई छोटी सी चीज चमकती दिखती है। सरपंच जी उसे उठाकर देखते हैं। अरे, ये तो सोने का भुट्टे का दाना है। सोने का भुट्टे का दाना देखकर सभी गांव वाले अचंभे में आ जाते हैं कि इससे क्या होगा। वहीं गांव के एक व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है। अरे, इस दाने को मैं सरपंच से छीन कर अपने खेतों में बो दूं तो मैं ही गांव का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा और सरपंच से भी ज्यादा रुतबे वाला भी। सब मेरे इशारों पर नाचेंगे, यही सही मौका है। ये सोचकर कल्लू जैसे सरपंच से वो दाना छीनता है, वो बड़े से एक भुट्टे में बदल जाता है। मैंने कहा था लालच का अंत बुरा होता है, विपरीत बुद्धि विनाश काले। फिर सभी गांव वाले भुट्टानाथ बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। जिसके बाद भुट्टे का सुनहरा दाना लेकर सरपंच और बाकी गांव वाले वापस आ जाते हैं और वो कल्लू का हाल देखकर ये भी समझ जाते हैं कि उन्हें ईमानदारी और मेहनत से खेती करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। फिर सरपंच जी उस दाने को गांव के बीचों बीच बो देते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले बड़ी ही मेहनत और लगन से खेती करना शुरू करते हैं और बारिश का इंतजार करने लगते हैं कब बारिश और भुट्टे की फसल लहराएगी। उस रात गांव में देर रात तक वर्षा होती है और जब सुबह होती है तो गांव का हाल देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। सभी गांव वाले अपने खेतों में जाकर भुट्टों को तोड़ने लगते हैं और जैसे ही भुट्टों के दाने जमीन पर गिरते हैं वो सोने के बन जाते हैं। ये तो वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है ना पापा? हाँ, अब गांव का उद्धार निश्चित है। गांव वाले सब कुछ देखकर काफी हैरान थे और खुश भी थे। जिसके बाद सभी गांव वाले भुट्टों को बाजार में बेचने जाते हैं, जिसकी उन्हें बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। अब तो बउआ स्कूल जाएगा, क्यों बउआ के पापा? हाँ भाग्यवान। फिर सभी गांव वाले मिलकर गांव में बच्चों के लिए भुट्टा स्कूल बनाते हैं, भुट्टा अस्पताल भी, जहां फ्री में गांव वालों का इलाज और बच्चों की पढ़ाई हो सके। और मोहनगंज अब जादुई भुट्टा गांव के नाम से मशहूर हो जाता है, जहां के लोग अब गरीबी और भुखमरी से ऊपर उठकर एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।